बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो भारत से आई है। मैं ट्रैवल कर रहा था लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हमने इकट्ठी की है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। भारत के साबिक़ आर्मी चीफ़ हैं और मौजूदा चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, वो एक हेलीकॉप्टर में मौजूद थे और वो हेलीकॉप्टर गिरा है तमिलनाडु के इलाके में और वहाँ उनकी हलाकत हो गई है। उनके साथ 14 लोग मौजूद थे और 14 में से 13 लोगों की हलाकत की तस्दीक हो गई है। उनकी अहलिया, उनके कुछ करीबी लोग, उनके स्टाफ के बड़े अहम लोग और वो ख़ुद इस हेलीकॉप्टर में थे, क्रू के लोग थे। 13 की तस्दीक हो गई है, जबकि बिपिन रावत के बारे में बताया जा रहा है कि डेफिनेटली वो इस वाक़े के अंदर यकीनी तौर पे हलाक हो गए हैं। अब इसके ऊपर जो तफसीलात हैं वो भारत की पार्लियामेंट के अंदर राजनाथ सिंह, जो उनके वज़ीर दिफ़ा हैं, वो जारी करेंगे। बिपिन रावत कौन है, ये कितने इम्पॉर्टेंट हैं और ये क्या कोई हादसा था या उनको मार दिया गया है, ये बड़े सवालात हैं। इनके जवाब इस व्लॉग में मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। पहले ये देखें कि ये कौन सा हेलीकॉप्टर था। ये हेलीकॉप्टर है जी MI-17। MI-17 दुनिया के बेहतरीन हेलीकॉप्टर्स में से एक है और इसको मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर कहते हैं। ये हथियार भी ले जा सकता है, हमला करने की सलाहियत भी रखता है और ये सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता है। बड़ा ताकतवर हेलीकॉप्टर है, 250 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ये उड़ता है। इसको महफूज तरीन हेलीकॉप्टर भी समझा जाता है। इसके अंदर 2 इंजन होते हैं और 13,000 किलोग्राम का वज़न ये उठाकर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। वज़न को ये 2 तरीक़ों से ले जाता है। एक, आप इसके कैबिन के अंदर वज़न रख सकते हैं। दूसरा, आप रस्सियों के साथ बांध के इस हेलीकॉप्टर के साथ आप वज़न को ले जा सकते हैं। और अक्सर जो हमारा एरियाज़ हैं शुमाली इलाका जात के, जहाँ पे फ़ौज ऑपरेशन कर रही होती हैं, ख़ास तौर पे वो एरियाज़ जो सियाचिन और उसकी सराउंडिंग में, वहाँ पे इस हेलीकॉप्टर के ज़रिए से जो सामान है वो ड्रॉप किया जाता है। वो ऐसे ही बांध के लाते हैं साथ रस्सियों के और फिर जब उसको ड्रॉप करते हैं तो पैराशूट के ज़रिए वो फिर ड्रॉप होता है कहीं पे, वहाँ से फ़ौजी उसको ले लेते हैं सामान को और अपने इस्तेमाल के लिए ले जाते हैं। ये 1065 किलोमीटर तक लगातार मैक्सिमम रेंज में ये ट्रैवल कर सकता है। 1065 किलोमीटर लाहौर से कराची तक का सफ़र आप समझ लें, इतना होता है। और इतना ट्रैवल ये लगातार वन गो में कर सकता है ये हेलीकॉप्टर। 40 लोग इसमें बैठ सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर दुनिया के 60 मुल्क इस्तेमाल कर रहे हैं। 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 60 ऐसे ममालिक हैं जो इस हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान के पास भी ये हेलीकॉप्टर 54 की तादाद में है, 54, जिनमें से 48 एविएशन के पास हैं, यानी आर्मी उनको इस्तेमाल करती है, और 6 जो हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास हैं। इंडिया ने ये हेलीकॉप्टर 2008 में लिए थे, यानी मुआहदा किया था 2008 में, और उनको ये हेलीकॉप्टर मिले थे 2011 में। 1975 में इस हेलीकॉप्टर को पहली मरतबा हवा में उड़ाया गया था और 1977 में इसकी प्रोडक्शन शुरू हुई थी और आज तक इस हेलीकॉप्टर की प्रोडक्शन हो रही है। ये रूसी हेलीकॉप्टर है, काज़ान नामी एक कंपनी है हेलीकॉप्टर बनाने वाली, वो इसको बनाते हैं रूसी हुकूमत के ताउन के साथ। ये डिज़ाइन किया गया है MIL मॉस्को की जानिब से, मिल मॉस्को, और हेलीकॉप्टर प्लांट है वहाँ पे इसको डिज़ाइन किया गया है और उसको लगातार आज तक बनाया जा रहा है। अब इस हेलीकॉप्टर में जो 14 लोग बैठे हुए थे उन सारों के बारे में ये इत्तला है कि वो मारे गए हैं। 13 की लाशें मिल गई हैं, एक इंक्वायरी शुरू की गई है। भारत के लिए ये 1-2 साल बहुत बुरे रहे हैं। 2021 में भारत के 4 MiG-21, जिस तरह के तैयारे में बैठ के अभिनंदन आया था, उस तरह के 4 तैयारे भारत के गिर गए हैं 2021 में, और पिछले साल भी बहुत तबाही हुई थी। 2 हेलीकॉप्टर भी भारत के इसी साल जो हैं वो तबाह हुए हैं। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट आदमी था भारत का जो इस वाक़े के अंदर मारा गया है। गोरखा राइफल से इन्होंने अपनी सर्विस का आगाज़ किया था 1978 में, और जब इनको आर्मी चीफ बनाया, नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई, तो ये क्योंकि RSS के और हिंदुत्व के नज़रियात के बहुत करीब थे तो इनको चूज़ किया गया, इनको पिक किया गया और मुतनाज़े तौर पर इनको फ़ौक़ियत दी गई 2 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स के ऊपर, और दिसंबर 2016 में इनको आर्मी चीफ लगा दिया गया। अब इन्होंने आर्मी चीफ बनने के बाद कौन कौन से मुतनाज़े इक़दामात किए
वो मैं आपको बता देता हूं और फिर ये हादसा कैसे हुआ इस पे हम बात करेंगे। ये भारतीय फौज में नरेंद्र मोदी का खास आदमी है। फरवरी 2019 में जो पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, फरवरी 2019 में आपको याद है भारतीय तैयारे आए थे और बालाकोट के अंदर वो बम फेंक के दरख्तों के ऊपर भाग गए थे। फिर अगले दिन पाकिस्तान ने जाके एक दिन के बाद भारत को सरप्राइज़ दिया था और उनके 2 तैयारे भी गिरा दिए थे और ठीक ठीक जगहों पे निशाने लगा कर आए थे। उस दिन भी यही शख्स मौजूद था कश्मीर में और इसको पाकिस्तान टारगेट कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ भारत को बताया कि हम क्या कर सकते हैं। अब 2 एटमी ताकतों को जंग के धाने पर लाकर खड़ा कर दिया था इन्होंने। उस वक्त ये भारतीय फौज के सरबराह थे फरवरी 2019 में। सितंबर 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस वक्त ये भारत के, यानी उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया था पाकिस्तान में हमने कर दिया है कश्मीर में और मुख्तलिफ इलाकों में। हालांकि आए हुए कोई नहीं थे पाकिस्तान में और कई जगहों पे झड़पों में इनके फौजी भी मारे गए थे और एक झूठी सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसके सबूत आज तक भारत दुनिया को नहीं दे पाया। अच्छा, उस वक्त भी ये भारतीय आर्मी के नायब चीफ थे। म्यांमार में भारतीय फौज ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वो भी म्यांमार तो नहीं मानता, लेकिन वहाँ पे कुछ भारतीय फौजियों के ऊपर अटैक किया गया था, भारतीय फौजी मारे गए थे। तो फिर भारतीय फौज ने म्यांमार में दाखिल होकर एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी और उसका जो मरकज़ी किरदार था उस वक्त भी वो भी यही जनरल बिपिन रावत थे। अभी 3 हफ्ते पहले इनको जो है वो ओहदा इन्होंने संभाला था, तब इन्होंने ये एक्टिविटी की थी। भारतीय जो अखबारात हैं, ख़ास तौर पे इकनॉमिक टाइम्स और इंडिया टाइम्स, उन्होंने इनको जो टाइटल दिया हुआ है, भारत के अंदर और मीडिया भी इनको ये टाइटल देता है, इनका टाइटल है मास्टर ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक्स। यानी झूठी सर्जिकल स्ट्राइक्स इन्होंने बहुत की थी तो इनको मास्टर ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक्स कहते हैं। मेरे ख्याल में ये मास्टर ऑफ पॉलिटिक्स थे और मास्टर ऑफ कंट्रोवर्सीज थे, क्योंकि इनके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। ये 2019 में रिटायर हो गए थे, 2019 के इख्तिताम आते आते ये रिटायर हो गए थे और बड़ी बेइज्जती करवा के रिटायर हुए थे। पाकिस्तान ने इनके 2 तैयारे भी गिरा दिए थे। लेकिन 2020 की 1 जनवरी को नरेंद्र मोदी ने एक नया ओहदा क्रिएट किया इस आदमी के लिए और भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया। यानी इनसे पहले भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कोई नहीं था। भारत के आर्मी चीफ होते थे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होते थे, लेकिन चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ बना दिया और ये कोऑर्डिनेशन में रहते थे तीनों चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ और आर्मी चीफ, उन तीनों के साथ। और रिटायरमेंट के बाद ये खुसूसी ओहदा देने का फैसला खुद नरेंद्र मोदी ने किया था, ये बात याद रहे। अच्छा, पाकिस्तान के खिलाफ इनके बड़े जज्बात थे, लेकिन आखिरी बयान थोड़ा मुख्तलिफ था। लेकिन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान ने भी इन पर बहुत तनकीद की है, मैंने खुद इनके खिलाफ काफ़ी प्रोग्राम किए और बहुत सारे लोगों ने किए। सितंबर 2020 में इन्होंने एक दावा किया था। इन्होंने कहा था कि हर सितंबर में ये ज़रूर बोलते थे, जब पाकिस्तान यौम दिफा पाकिस्तान मना रहा होता था सितंबर में, तो ये बयान ज़रूर दागते थे। सितंबर 2020 में इन्होंने क्लेम किया कि भारत 2 फ्रंट वॉर यानी चाइना और पाकिस्तान के साथ बैक वक्त लड़ने के लिए सलाहियत रखता है और उसके लिए तैयार है, और अगर पाकिस्तान ने भारत के साथ कोई मिस एडवेंचर किया तो भारी नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। ये धमकी इन्होंने पाकिस्तान को दी थी। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने इसके ऊपर एक रद्द-ए-अमल दिया था और ये कहा था कि आप अपने पेशा वराना उमूर पर तवज्जो दें, ना कि अपना कैरियर बनाने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ सियासी बयानात दागते रहें। फिर सितंबर 2019 में इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा कि अगर भारतीय हुकूमत हमें इजाज़त दे दे तो हम पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है वहाँ पे एक्शन लेने के लिए और हमला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। एक और मुतनाज़ बयान था। फिर FATF के हवाले से इनका कोई बनता ही नहीं है, ना कोई ताल्लुक़ है। उसमें ये बयानात देते रहे हैं कि पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट के अंदर डाला जाए। यानी ये भारतीय आर्मी जो है उसके ऊपर ये तनकीद होती रही है भारत के अंदर कि हमारी फ़ौज की तारीफ़ सिर्फ इसलिए होती थी कि वो अपने आप को सियासत से बाहर रखती थी, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि हमारी फ़ौज के अंदर बैठा हुआ एक शख्स सियासी बयानात दे रहा है और बड़े अहम ओहदे के ऊपर बैठा हुआ है। फिर बालाकोट के वाक़े के बाद वो आर्मी चीफ थे, मोदी के स्पेशल ओहदा देने के हवाले से इन पर तनकीद हुई। ये कहा गया कि ये हिंदुत्व के एजेंडे के ऊपर अमल पैरा हैं। फिर इमरान खान साहब ने जब हुकूमत में आने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने 2018 में ये इंडिया को कहा कि हम
आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप एक कदम बढ़िए, हम 2 कदम बढ़ेंगे, हम इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तो उस पर बिपिन रावत ने एक स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान को फिर इस्लामी जमहूरिया का स्टेटस ख़त्म करना पड़ेगा और एक सेकुलर मुल्क पाकिस्तान बनना पड़ेगा ताकि हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर सकें। जनवरी 2018 में जब ये आर्मी चीफ थे तब इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एटमी धमाकों की धमकी से भारत ना डरे, बल्कि ऐसा करे कि हमें अलाउ करे, हम पाकिस्तान में किसी भी जगह सरहद पार जाके एक्शन करने के लिए और कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। भारत बिल्कुल खातिर में ना लाए पाकिस्तान की एटमी कुव्वत को। हाल ही में ये भारत के अपने एयर चीफ से भी लड़ पड़े थे। इन्होंने कहा कि जो एयरफोर्स होती है वो सिर्फ ज़मीनी अफवाज की मदद के लिए होती है, वो खुद कुछ ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। इस किस्म का एक तासुर गया तो जिस पे भारत के जो एयर चीफ हैं उन्होंने कहा नहीं, फ़िज़ाइया का काम सिर्फ मदद नहीं है बल्कि वो फ़िज़ाई जंग का एक अहम हिस्सा है। अभी अपनी हलाकत से, आज तो उनकी हलाकत हो गई है, लेकिन 1 महीना पहले उन्होंने ये भी कहा कि भारत का बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है बल्कि भारत का ज़्यादा बड़ा दुश्मन चाइना है, जो पाकिस्तान से ज़्यादा भारत को नुकसान पहुंचा रहा है। ये बिपिन रावत के बारे में मालूमात थी, मैंने कुछ अपने दोस्तों के साथ शेयर किया है जो एयरफोर्स को जानते हैं, जो एविएशन को जानते हैं, जो इन तैयारों को, हेलीकॉप्टरों को जानते हैं। उन्होंने ये कहा कि जिस किस्म की तस्वीर आ रही हैं, हेलीकॉप्टर को अगर नॉर्मली हादसा हो जाए और वो तबाह हो जाए तो वो इस लेवल पे इतने बड़े पैमाने पर तबाह नहीं होता। उन तस्वीर जिनको देखा जा रहा है उनसे ऐसा लगता है कि इस हेलीकॉप्टर को मार कर गिराया गया है, कोई रॉकेट इसके ऊपर दागा गया है या इसको किसी छोटे मिसाइल के साथ या किसी और हथियार से इसको निशाना बनाया गया है। इस हेलीकॉप्टर को बाकायदा तबाह किया गया है। ये हेलीकॉप्टर आज खुद किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ, ना वहाँ पे कोई किसी किस्म के वेदर की ऐसी रिपोर्ट थी, ना कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, बल्कि तमिलनाडु में ये कहा जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर को, बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया के ऊपर चेमगोइयाँ चल रही हैं कि इस हेलीकॉप्टर को तबाह किया गया है। अगर तो इस हेलीकॉप्टर को भारत के कर्ताओं धर्ताओं ने खुद तबाह किया है, क्योंकि इनकी फ़ौज के अंदर काफ़ी मुखालफत चल रही थी, ये फ़ौजी मामलात के अंदर मुदाखलत करते थे, जिसको फ़ौज और फ़ौज के जो रैंक्स के ऊपर बैठे हुए बड़े लोग हैं वो बर्दाश्त नहीं करते थे। और नरेंद्र मोदी और उसकी पॉलिसी से भारत की फ़ौज के अंदर एक रिजेंटमेंट है, वो नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों को पसंद नहीं कर रहे और उसकी वजह से लगातार भारतीय फ़ौज को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, कभी चाइना के सामने, कभी पाकिस्तान के सामने, कभी कहीं और ये वो आदमी है जो नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ को भारतीय फ़ौज के अंदर नाफिज करने की कोशिश करता था। अब ये वजह हो सकती है इस हादसे की। अब ये एक हादसा था या एक हमला था या बाकायदा इस हेलीकॉप्टर को जानबूझकर तबाह किया गया है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीर आ रही है, हमने कई दफ़ा हेलीकॉप्टर गिरे हुए देखे हैं, उनकी तस्वीर देखी हैं, उनकी वीडियोस देखी हैं, तो हेलीकॉप्टर की जो इस तरह टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते और इस तरीके की तबाही नहीं होती जिस तरीके की तबाही इस हेलीकॉप्टर की नज़र आ रही है। जिन लोगों को मैंने तस्वीर भेजी या जिन लोगों ने मेरे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की, जो इसको जानते हैं, उनका ये कहना है कि ये हेलीकॉप्टर सिर्फ एक हादसे में तबाह नहीं हुआ, ऐसा लगता है कि इसके ऊपर बाकायदा हमला करके इसको हवा में तबाह किया गया है और इसका मलबा फिर नीचे गिरा है और ये पूरी तरह मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया है और लोगों के बचने का इम्कान भी नहीं रहा। अगर कोई हादसा होता तो जहाँ पे इस लेवल का ऑफिसर ट्रैवल कर रहा होता है, वहाँ हेलीकॉप्टर से कूदने के और दीगर बहुत सारे जो है वो एलिमेंट मौजूद होते हैं कि उसकी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल इस पर एक इंक्वायरी हो रही है। अगर तो भारतीय रियासत ने और भारतीय फ़ौज ने या भारत की एस्टेब्लिशमेंट ने ये किया है तो फिर ये खबर तो कभी बाहर नहीं आएगी। लेकिन अगर ये काम किसी और ने किया है, किसी ग्रुप ने किया है, तो चंद दिनों में पता चल जाएगा कि किसने मारा है, क्यों मारा है और उसके पीछे रीज़न क्या थी। भारत में नॉर्मली ऐसी खबरें छुपती नहीं हैं, लेकिन अगर उनकी एस्टेब्लिशमेंट ने किया है तो ये खबर कभी बाहर नहीं आएगी, क्योंकि वो और उनके तमाम करीबी साथी अब मारे जा चुके हैं, उनकी एहलिया भी इस हादसे में मारी गई हैं। तो भारत के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी के साथियों के लिए, हिंदुत्व के मानने वालों के लिए, सबके लिए एक बुरा दिन था। और एक ऐसा शख्स जिसने इस खित्ते में कई मरतबा इस खित्ते को जंग के दहाने पर पहुंचा दिया, कई मरतबा 2 एटमी ताकतों को बिल्कुल लड़ाई के किनारे के ऊपर पहुंचा दिया, वो शख्स अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं कुछ ज़्यादा इसके बारे में कहना नहीं चाहता क्योंकि आज ही उनकी हलाकत हुई है, लेकिन भारतीय फ़ौज के लिए, भारतीय हुकूमत के लिए और भारत के अंदर हिंदुत्व के नज़रियात को मानने वालों के लिए एक बड़ा नुकसान है। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।